अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो अभी तक का जो हमारा टॉपिक रहा है उसमें हमने बात की है ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन से। नाउ मैंने पहले भी एक मैसेज दिया आप लोगों को, दोबारा मैसेज दे रहा हूँ कि हम लोगों ने 11th और 12th के बच्चों के लिए बायलिंगुअल लैंग्वेज में बायलिंगुअल लैंग्वेज में यानी उर्दू प्लस इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश, इन दोनों में हमने एक डिसीजन लिया है कि हम बच्चों के स्टडी करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से खास गुजारिश है कि 11th के स्टूडेंट और 12th के स्टूडेंट, इनकी फीस जो है वो 4500 है। इनकी फीस 4500 है। बच्चों, ये फीस लेने का एक ही मकसद है कि चूंकि कंटेंट तैयार करना है, और आपको मालूम है हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंटेंट का है। जो कंटेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एमसीक्यूज उस लेवल के अवेलेबल नहीं है जो एनसीईआरटी के हिसाब से हो और नीट के लेवल के हो। तो हमको बहुत सारी चीजों के लिए अखराजात है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम किसी और से मांगे ना, बल्कि हम आप ही की जरूरत से ले, आप ही से ले और आप ही को वापस कर दें। ठीक है, तो मेरी खास गुजारिश है कि खास करके आप स्टूडेंट से कि आप आपके करीब में जो भी लोग हैं उनको बताइए। इंशाल्लाह रोजाना डेली यहाँ पर लेक्चर्स होंगे, डेली लेक्चर्स होंगे। ये लेक्चर्स ऑनलाइन भी हो सकते हैं, और अगर जो ऑफलाइन आना चाहता है ऑफलाइन भी आ सकता है। तो ऑनलाइन वालों के लिए तो जो फीस है ये 4500 है, लेकिन जो ऑफलाइन है वो यहाँ पर आए, डिस्कस करें, और वहाँ जो फीस रहेगी वो उनके साथ डिस्कस की जाएंगी। अलबत्ता ये है कि इनको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज दिए जाएंगे, बहुत सारी फैसिलिटी इंशाल्लाह हम देने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 लैंग्वेज है जो हर जगह है। पहली लैंग्वेज है इंग्लिश, जो हर जगह पेपर आपको मिलेगा। दूसरी लैंग्वेज है हिंदी, जिसका पेपर आपको हर जगह मिलेगा, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए तीसरी लैंग्वेज वो है उर्दू, जिसका पेपर आपको कहीं पर भी अवेलेबल होगा। तो ये उर्दू का इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको इसका पेपर कहीं भी मिलेगा। अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो पेपर आपको उर्दू में भी आएगा प्लस इंग्लिश में भी आएगा। पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो पेपर आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। ये अक्सर बच्चों को मालूम नहीं है। तो मेरी खास करके आप लोगों से गुजारिश है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मालूम है। उनको ये बताइए ताकि वो आने वाले ब्राइट फ्यूचर को हासिल कर सके। ठीक है, नाउ हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन ना। हमने बात किए थे पहले ऑर्गेनिज्म की, हमने बात की है ऑर्गेनिज्म की, और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, हम बात कर रहे थे इनफिरादियत की। अब बहुत सारे जानदार आ जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होगा? सर्वाइवल होगा। क्योंकि उनके अंदर क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। यानी उनके अंदर क्या होगा? वो एक तो बाकी रहेंगे, और बाकी रहने के बाद वो क्या करेंगे? तौलीदी अमल अंजाम देंगे। तौलीदी अमल अंजाम देने की वजह से उनकी क्या होगी? पॉपुलेशन बनेगी। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया? पॉपुलेशन। ना हो, अब ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को अगर हम जिस तरह से हमने ऑर्गेनिज्म को समझा है, कि हम पॉपुलेशन को भी इसी तरह से समझेंगे? नहीं। पॉपुलेशन की कुछ खुसूसियात है, पॉपुलेशन की कुछ एट्रीब्यूट्स है, उसी की बिना पर उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स है क्या। तो उससे पहले हम बात को समझे कि कुदरत में हम शाज़ो नादर ही किसी नू को अकेले अफराद नजर आते हैं। यानी हमारे को कोई भी जो स्पीशीज है, जो भी नू है, वो हमको कहीं पर, यानी हम ये कहेंगे कि वो एक्सटिंक्ट होने वाला है इसलिए वो अकेला बचा, लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई स्पीशीज अकेली हो। इनकी अक्सरियत एक मुतय्यन जोग्राफियाई इलाके में इज्तिमाई शक्ल में क्या कहती रहती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारू, वो वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास अगर हम बात करें टाइगर, वो हमको यहाँ पर दिखेंगे। तो इस तरह से मोर की बात करो तो अलग अलग जानदार है, वो हमेशा एक नू में, एक पॉपुलेशन में अलग अलग नहीं बल्कि इज्तिमाई शक्ल में रहते हैं। एक ही तरह के वसाइल के लिए मुकाबला करते हैं और इसको आपस में क्या करते हैं? बांटते हैं। तो क्या होता है कि ये जो नू होती है, उस नू के अंदर एक बात तो ये होती है कि वो हमेशा क्या रहते हैं? एक इज्तिमाई शक्ल में जिंदगी गुजारेंगे। दूसरा
کہ کسی بھی ریسورس کے لیے, کسی بھی ذرائع کے لیے, کسی بھی وسائل کے لیے ان کے درمیان ہمیشہ کیا رہے گا, کمپٹیشن رہے گا, مقابلہ رہے گا, یا پھر وہ کیا کریں گے, میوچول انڈرسٹینڈنگ میں ایک دوسرے کو کیا کریں گے, بانٹیں گے, اپنی نسل بڑھاتے ہیں اور ایک آبادی کی کیا کرتے ہیں, تشکیل دیتے ہیں. حالانکہ اصطلاح انٹر بریڈ جنسی تولید کی طرف اشارہ کرتی ہے, لیکن غیر جنسی تولید کے ذریعے بننے والے مجموعے کو بھی ماحولیاتی مطالعے کی غرض سے ہم کیا کہتے ہیں, آبادی ہی کہتے ہیں. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, جب پاپولیشن کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو پاپولیشن کو ڈیفائن کرنے میں اس لفظ کو بار بار یوز کیا جاتا ہے کہ ایسی پاپولیشن جو کیا کرے, ایک ہی علاقے میں ہو, وسائل کا یوز کرے اور آپس میں انٹر بریڈ کرے, اس کو پاپولیشن. لیکن یہاں پر اس بات کو کہا گیا ہے کہ کچھ جگہ پر غیر جنسی تولید بھی ہوتی ہے اور وہاں پر بھی آرگنزم پاپولیشن میں رہتے ہیں, تب بھی اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا, آبادی. جیسے آبی جو زمین ہے, جو ویٹ لینڈ ہے, اس کے اندر کیا ہوتے ہیں, کاربونس, ویران گھر کے چوہے, جنگلات میں ساگوان کے درختوں کا سلسلہ, اور کلچرل پلیٹ یعنی جو لیب میں جو پلیٹ ہوتی ہے کلچرل پلیٹ, اس میں کون ہوتے ہیں, بیکٹیریا, اور تالاب کے اندر کنول کے پودے آبادی کی بہت اچھی کچھ مثالیں ہیں. گزشتہ ابواب میں ہم نے کیا سیکھا, ہم نے سیکھا کہ تبدیل شدہ ماحول کا سامنا ایک اکیلا عضو کرتا ہے. جو بھی ماحول تبدیل ہوگا, انوائرمنٹ تبدیل ہوگا, تو عضو, جس کو ہم نے کہا نا ابھی انوائرمنٹل فیکٹر کی ہم نے بات کی ہے, پھر اسی طرح سے ہم نے انٹریکشنز کی بات کی ہے, ریسپانس کس طرح کا ہوتا ہے, تو ایک عضوی کی بات ہو رہی ہے. مگر ایک مفید صفت کی ارتقاء یعنی کوئی ایک کیریکٹر کو ایوالو کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, تو اس کے لیے قدرتی انتخاب آبادی کی سطح پر اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے جو نیچرل سلیکشن کا پروسیس ہے, جو نیچرل سلیکشن کا پروسیس ہے, یا جس کو ہم کیا کہتے ہیں, قدرتی انتخاب, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, قدرتی انتخاب, جو ڈاروین نے کہا ہے نا, قدرتی انتخاب. تو یہ قدرتی انتخاب کی اکائی کیا ہے, اس قدرتی انتخاب کی اکائی کیا ہے, پاپولیشن. قدرتی انتخاب کی اکائی کیا ہے, پاپولیشن. اس لیے آپ دیکھو جتنی بھی ابھی تک میں نے بحث کیا, جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتایا, میں ہر وقت یہ کہتا تھا کہ ڈاروین کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی پاپولیشن ہوں گی وہ سروائیو کریں گی, ریپروڈیوس کریں گی, اور جب وہ سروائیو اور ریپروڈیوس کرتی ہے تو وہاں کیا اپلائی ہوتا ہے, نیچرل سلیکشن. اس طرح سے وہ ایک نئی اسپیشیز بن جائے گی, ایک نئی پرجاتی بن جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل سلیکشن, قدرتی انتخاب ہمیشہ کس پہ اپلائی ہوتا ہے, پاپولیشن پہ. کبھی بھی ایک انڈیویجول کے اوپر نیچرل سلیکشن اپلائی نہیں ہوگا, ایک آرگینزم کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا, بلکہ ایک پوری پاپولیشن کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. لہٰذا آبادی ماحولیات یعنی پاپولیشن ایکولوجی وہ ایک اہم شعبہ ہے جو ماحولیات کو آبادی کی جینیٹکس اور ارتقاء سے کیا کرتا ہے, منسلک کرتا ہے. تو بچوں یہ ایسی امپورٹنٹ فیلڈ ہے کہ اکثر ہمارا ریچ یہاں پر نہیں ہے, جبکہ پاپولیشن ایکولوجی پڑھنا بہت ضروری ہے, آبادی کی جینیٹکس, پاپولیشن جینیٹکس پڑھنا ضروری ہے, پاپولیشن ایوولوشن پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تبھی جا کے ہم سوسائٹی کو بتائیں گے کہ جو پاپولیشن کے آج, یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں کس طرح کے کردار ہے, وہی کردار ہم کو آنے والی جنریشن میں دکھے گا. اگر آج ہمارے ٹیچرز اگر ہم کو بہت اچھا پڑھاتے ہیں تو وہ جو نسل نکلے گی وہ اور اچھی نسل تیار کریں گے. تو ہم پاپولیشن جینیٹکس کی جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس طرح کی گائیڈنس ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ بڑی ہماری قسمت خراب ہے کہ ہمارے پاس پاپولیشن جینیٹکس کی اسٹڈی کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. نا اس کے بعد یہ کہ ایک آبادی کی کچھ خصوصیات ہوتی ہے. میں نے جیسے بھی پہلے کہا کہ جب ہم پاپولیشن کے ایٹریبیوٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری خصوصیات ہوتی ہے. تو ایک آبادی کی کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہے جو انفرادی نامیاتی جسم یعنی انفرادی آرگینزم میں نہیں ہوں گے, یعنی ایک انڈیویجول میں وہ ساری خصوصیات نہیں ملیں گی جو آبادی میں ملے گی. ایک فرد کی پیدائش یا موت ہوتی ہے, ایک فردی کی کیا ہوتی ہے, پیدائش ہوں گی یا موت ہوں گی. لیکن اگر آبادی کی بات کریں تو آبادی کے اندر کیا ہوتی ہے, شرح پیدائش ہوتی ہے اور شرح اموات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے یہاں پر, شرح پیدائش ہوتی ہے یا پھر کیا ہوتی ہے, شرح موت, اموات. تو ہم کیا کہتے ہیں, ریٹ آف مورٹیلٹی
क्या बोलते हैं हम उसको? रेट ऑफ मॉर्टेलिटी। और उसी तरह से हम कहते हैं रेट ऑफ बर्थ। तो बर्थ होंगी या रेट ऑफ बर्थ होंगी या रेट ऑफ या मॉर्टेलिटी की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ डेथ। तो रेट ऑफ डेथ होंगी या रेट ऑफ बर्थ होंगी। लेकिन एक इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा? एक इंडिविजुअल की या तो मौत हो जाएगी या क्या हो जाएगी? डेथ। आबादी में ये शरह फीकस पैदाइश और अमवात की शरह का इजहार करती है। यानी आबादी की जो शरह होती है, आबादी में हमेशा ये जो शरह होती है ये फीकस पैदाइश और अमवात की तरफ क्या करती है? इशारा। यानी कितनी इंतकाल होगी, कितने डेथ होंगी, इतने दिनों में क्या हो सकता है। लिहाजा ये शरह आबादी के मेंबरान की तादाद में तब्दीली, इजाफा या कमी को क्या करती है? जाहिर करती है। तो बेसिकली एक पॉपुलेशन में कितनी कमी होंगी और एक पॉपुलेशन में कितना इजाफा होगा ये वो यहाँ पर बताती है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के जरिए हम इसको समझते हैं कि एक तालाब है और उस तालाब में एक साल पहले 20 कवल के पौधे थे। तो उन्होंने तौलीद किया और तौलीद के जरिए क्या हुआ? 8 नए पौधों का इजाफा हो गया। यानी हर एक ने 2 प्रोड्यूस किया। इस तरह से क्या होगा? 8 नए पौधों का इजाफा होगा। मौजूदा आबादी को 28 लेकर हम शरह पैदाइश का क्या करते हैं? हिसाब करते हैं। यानी हम क्या करेंगे? अगर 8/20 अगर कहते हैं तो 0.4 क्या होगा? कमल फी साल लगाते हैं। यानी एक साल में कितना पैदा हो रहा है? तो हम कह रहे हैं कि 0.4%। यानी लैब में अगर 40 फ्रूट फ्लाइज की आबादी हो और 4 अदद एक खास वक्फे यानी 4 वक्फे के बाद एक हफ्ते में और मर जाती है तो इसकी आबादी की इस वक्फे में जो शरह अमवात है वो क्या है? 0.1 या यानी 4/40। यानी अफराद की क्या हो रही है? फ्रूट फ्लाई की क्या हो रही है? फी हफ्ता मौत हो रही है। यानी 40 में से 4 अदद क्या हो रहे? जा रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि वहां जो रेट है वो 0.1% के हिसाब से मर रहे हैं और हमने वहां कहा कि 0.4 के हिसाब से। यानी हर मर्तबा क्या हो रहा है? 4 का क्या हो रहा है? इजाफा होता जा रहा है। इस तरह से हम वहां पर बात को क्या करेंगे? समझाते हुए जाएंगे। तो जब पॉपुलेशन की बात होती है तो पॉपुलेशन की बात होती है तो पॉपुलेशन में रेट ऑफ बर्थ और रेट ऑफ डेथ की बात होती है, रेट ऑफ नेटेलिटी, रेट ऑफ मॉर्टेलिटी की बात होती है। ठीक है ना। आबादी की जो दूसरी खुसूसियत है वो जिनसी शरह है। आबादी की दूसरी जो खुसूसियत है वो क्या है? जिनसी शरह है। एक फर्द या तो नर होगा या तो वो मादा, लेकिन आबादी एक जिनसी शरह होती है। मसलन आबादी में 60% हिस्सा मादा होगी और 40% क्या होंगे? नर पर मुश्तमिल होंगे। तो यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन को जब हम काउंट करते हैं तो हम उसको शरह में काउंट करते हैं। फिर इसी तरह से किसी दिए हुए वक्त में अगर हम फॉर एग्जांपल एक बात को समझे तो अब इसका फायदा क्या होगा? यानी आबादी, अगर हम आबादी को भी अगर जिनसी शरह के अकॉर्डिंग अगर काउंट करते हैं तो किसी दिए हुए वक्त में आबादी के अफराद की मुख्तलिफ उम्र होती है। अगर किसी आबादी के उम्र का इंतशार यानी अलग अलग वेरिएशन किसी खास उम्र के फीसद अफराद या एज ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हमने आबादी का उम्र का फर्क को प्लॉट किया जाए तो नतीजे में जो शक्ल सामने आएगी इसको हम कहेंगे एज पिरामिड, उम्र का पिरामिड। बात समझ में आ रही है? बात क्या है? बात बीच बीच में असल में इंटरप्ट हो रही है क्योंकि ट्रांसलेटेड वर्जन है। अगर किसी आबादी के उम्र का इंतशार मतलब फर्क, वेरिएशन, जो डाइवर्सिटी है, तो अगर उसके लिए अगर हम एक प्लॉट बनाते हैं, प्लॉट कैसा बनाएंगे? तो हम किसी खास उम्र के फीसदी अफराद या एज ग्रुप की हम बात करने वाले हैं। तो अगर उसकी हम प्लॉट बनाएंगे तो नतीजे में क्या होगा? हमारे सामने एक शक्ल आएगी। वो जो भी शक्ल रहेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? एज पिरामिड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो एज पिरामिड यहाँ पर बना हुआ है। तो इंसानी आबादी के लिए एज पिरामिड नर और मादा की उम्रों का इंतशार यानी फर्क उमूमन एक ही शक्ल में दिखाया जाता है। पिरामिड की साख्त आबादी की मौजूदा नमू की अक्कासी करता है। पिरामिड की जो साख्त होती है वो आबादी की जो मौजूदा नमू है उसकी क्या करता है? अक्कासी करता है। इसकी वजह से हमको समझ में आएगा कि आने वाली जो पॉपुलेशन रहेगी वो किस तरह की रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ही बात करते हैं
तो ए में हमको क्या दिख रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है, ये जो आबादी है इसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अभी किस तरह से इसको समझ लीजिए कि ये तौलीद से पहले के लोग हैं, ये तौलीद वाले हैं, और ये तौलीद के बाद वाले। तो अब जो पॉपुलेशन है तौलीद से पहले वालों की, उसके बाद है तौलीदी पॉपुलेशन, उसके बाद है तौलीद के बाद वालों की। अब ये कौन है, ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, और ये कौन है, प्री रिप्रोडक्टिव। तो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके बाद कौन सी है, रिप्रोडक्टिव, उसके बाद कौन है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो इस तरह से क्या है, ये जो ओल्ड एज है इनके नंबर कम है, और जो न्यू एज है जो और ज्यादा बच्चे दे सकती है वो ज्यादा है। फिर इसकी बात करो साकिब कि यहाँ पर ओल्ड वाला, यहाँ पर न्यू वाले, और जो न्यू जनरेशन है वो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, और प्री रिप्रोडक्टिव जिससे नए बच्चे आने वाले उनकी तादाद कम है। तो ये होगा कि ये पॉपुलेशन आगे जाके एक साकित हो जाएंगी, यानी इसमें स्टेशनरी फेज आएगा, इसमें पॉपुलेशन बढ़ने वाली नहीं है। तीसरा है कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो यानी बूढ़े लोग ज्यादा है, जवान लोग थोड़े हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो उससे भी कम है। इसका मतलब है इनके बच्चे और कम होंगे, इनके बच्चे और कम होंगे, इनके बच्चे और कम होंगे। इस तरह से ये जो आबादी है ये आगे चल के क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब हम आबादी के नंबर देखते हैं तो उस आबादी के नंबर के जरिए हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन के अंदर नमू की ग्रोथ रेट की अक्कासी करते हैं कि वहां पर ग्रोथ रेट क्या होगी, वहां पर नमू की शरह क्या होगी, वहां पर आने वाले वक्त में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक डाटा, जैसा हम ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर नौजवान पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 10 साल में हमारी ये जो नौजवान पॉपुलेशन है ये बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन हर एक से अगर 2 बच्चे भी होते हैं तो पॉपुलेशन क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएगी। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दौर में हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए बहुत सारी जगह लगेगी, आने वाले दौर में हिंदुस्तान के लिए खाने के लिए बहुत सारे वसाइल की जरूरत पड़ेगी, आने वाले दौर में हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, रास्तों की साफ सफाई के लिए, रास्तों के आने, ये इस तरह से हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन की स्टडी करके वहां पर क्या क्या चीजों की नीड पड़ने वाली है उसका एक अंदाजा लगाते, एक प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन का स्टडी क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। नाउ आबादी का जो साइज है किसी मस्कन में इसकी हालत के बारे में क्या करता है, बताता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन क्या शो कर रही है, यानी इसका हैबिटेट किस तरह का होगा, या ये जो पॉपुलेशन का जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनकी पॉपुलेशन इतनी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सारे क्या है, फेवरेबल, यहाँ पर सारे एनवायरनमेंट कैसा होगा, फेवरेबल, इनको खाने के लिए क्या है, सारी चीजें अवेलेबल है। हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रीडेटर प्रेशर है वो कम है, समझ में आ रहा है। तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पर उनको हर चीज फेवरेबल है, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी। इस तरह से तो हम किसी भी आबादी में चाहे जिस माहौलियाती अमल का मुताला करें, आया वो दूसरे अनवा से मुकाबले की शक्ल में हो, हमला आवर शिकारी का असर हो या कीड़े मारने वाली दवा का असर हो, इसको हम हमेशा आबादी के साइज में तब्दीली की हैसियत से क्या करते हैं, नापते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, एक पॉपुलेशन की जब हम स्टडी करते हैं तो उस पॉपुलेशन के अंदर हम बहुत सारी बातों को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और उसके जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्तों में वहां पर किस तरह के हालात होंगे, किस तरह की वहां पर तब्दीलियां रोनुमा हो सकती है ना। अगर एक और चीज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कुदरत में साइज चंद, जैसे 10 से कम भी। भरतपुर झील में साइबेरियन सार्स की किसी साल में तादाद, अब देखिए बात को समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर 2 अल्फाज है वो थोड़े से ब्रेक हो गए ट्रांसलेशन में, ठीक है। कुदरत में साइज चंद से लाखों में, यानी जो साइज होता है, जो नंबर की बात हो रही है, तो साइज में वेरिएशन क्या होता है, तो साइज स्टार्ट हो सकता है चंद से यानी फ्यू से, और साइज कहां तक जा सकता है, लाखों में जा सकता है। यानी जो साइज की आप बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, वो साइज की पॉपुलेशन की जो साइज है वो थोड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है। तो 10 से कम भी हो सकती है, 10 से भी
कम, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि भरतपुर में आने वाले जो साइबेरियन है उनकी तादाद अगर बात करें तो वो कुछ ही होती है। फिर इसी तरह से लाखों में, यानी तालाब के अंदर कौन है, क्लाइमाइडोमोनास, ये क्लाइमाइडोमोनास भी हो सकते हैं। यानी आप जब कुदरत में साइज की बात करेंगे तो आपके पास 10 से कम और लाखों में, इन दोनों के बीच में क्या रहेंगी, रेंज रहेंगी आबादी के। आबादी के साइज को तकनीकी तौर पर आबादी की कसाफत या आबादी की कसाफत या आबादी की कसाफत कहा जाता है। आबादी कसाफत या आबादी की कसाफत कहा जाता है। और इसको एन कौन से वाले वर्ड से जाहिर करते हैं, एन से जाहिर करते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ तादाद की शक्ल में ही हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ 3-4 बातें हैं, पॉइंट की बातें हैं, एग्जाम में करीब से पूछी जाती है। हालांकि किसी आबादी की कसाफत को नापने के लिए सबसे मौजू पैमाना कुल तादाद है। यानी किसी भी पॉपुलेशन को अगर हमको जानना है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका तादाद है, नंबर है। ये बाज हालात में बेमाने हो जाती है। कैसे हालात में बेमाने हो जाएंगे तो उसकी एग्जांपल यहाँ दिया है, या इसका तायुन करना मुश्किल हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक इलाके में अगर 200 कैरेट ग्रास यानी मेट्रोफोर्स हो, यानी जो पार्थेनियम है उसके पौधे हो, लेकिन सिर्फ एक बड़ा सा बरगद का घना दरख्त है। यहां ये कहना बरगद के दरख्त की डेंसिटी, यानी बरगद का दरख्त सिर्फ एक है लेकिन वो कितना बड़ा होता है, उससे क्या क्या चीजें मिलती है। और जो कैरेट ग्रास है वो कई सारी फैली हुई, जो आमतौर पे हम घास देखते हैं पार्थेनियम के, तो उनके तो नंबर दिखेंगे हमको, बहुत सारे नंबर दिखेंगे, लेकिन बरगद का तो एक ही पेड़ है। तो अब यहाँ पर तादाद को हम साइज का पैमाना नहीं बना सकते, तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि कैरेट ग्रास के मुकाबले में जो बरगद है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है। तो कम्युनिटी पर बरगद के दरख्त के बेहिसाब असर के बारे में गलत अंदाजा लगाने के बराबर होगा। यानी अगर हम कम्युनिटी की बात करेंगे, वो जो एरिया है जहां पर इस बरगद के बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि ये तो अकेला, इसका क्या फायदा। तो इस तरह से ये हो जाएगा कि जब हम नंबर के हिसाब से बात करेंगे, तादाद के हिसाब से बात करेंगे, तो बरगद का ये जो पेड़ है, इससे मिलने वाले जो फायदे हैं, इसके मामले में जो अंदाजा हम लगा सकते हैं वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर हम उसको नंबर के हिसाब से काउंट करते हैं। तो ऐसे हालात में फिर हम क्या करेंगे, तो ऐसे हालात में आबादी के साइज का जो पैमाना रहेगा वो क्या रहेगा, वो फीसद गलाफ, या जिसको क्या कहेंगे, बायोमास, क्या रहेगा, बायोमास ज्यादा मौजू रहेगा और मायने खेज रहेगा। यानी उस बरगद के पौधे से आपको कितने पत्ते मिल रहे हैं, जब आप झाड़ियों को काटेंगे तो उससे कितने पत्ते मिलेंगे, तो जब बरगद को काटेंगे तो उससे जो पत्ते मिलेंगे या उससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो उन झाड़ियों के मुकाबले में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो उसको कहते हैं बायोमास। समझ में आ रहा है। तो उस झाड़ को जब काटेंगे आप, तो वो झाड़ तो उन पत्तियों के और उन झाड़ियों के नंबर से क्या है, ज्यादा है। इस तरह से हम जब उसको काटेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। तो आबादी का साइज बहुत बड़ा है और तादाद का शुमार करना मुमकिन ना हो, तो ये या कम के ना हो या बहुत ज्यादा हो। अब एक और कंडीशन आ गई कि आबादी का बहुत बड़ा साइज है और उसको काउंट करना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, उसकी तादाद लगाना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस हालत में क्या होगा, तो इस हालत में ये होगा कि हमको बहुत ज्यादा वक्त दरकार होगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम कुल तादाद का पैमाना इख्तियार करना मुनासिब नहीं होगा। यानी हम उसको एवरेज वाली बात पे नहीं लेकर जाएंगे। अगर एक पेट्री प्लेट, यानी आप बात को समझिए, अगर एक पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया का कल्चर बहुत कसीफ हो, यानी बहुत सारे, ये एक पेट्री प्लेट आपने लिया और इसमें कई सारे बैक्टीरिया है, ठीक है, कई सारे बैक्टीरिया हो, तो इस बैक्टीरिया की कसाफत को नापने का कौन सा पैमाना इस्तेमाल करेंगे,
کبھی کبھی کچھ ماحولیاتی مطالعے میں یہ ضروری نہیں کہ آبادی کی حتمی کثافتیں معلوم ہو، یعنی اب ضروری نہیں کہ ہم کو ان کے ایگزیکٹ نمبر ہی معلوم ہو، ایگزیکٹ سائز ہی معلوم ہو، ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ریلیٹیو ڈینسٹی، یعنی ہم کیا استعمال کریں گے، متعلقہ کثافت کا استعمال کریں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ایریا ہے، فار ایگزامپل اب میرے کو پورے ہندوستان کی پاپولیشن معلوم کرنا ہے، تو اب ہندوستان کی پوری پاپولیشن معلوم کرنا ہے، وہ اتنی بڑی ہے۔ اب میں کیا کروں گا، اب میں اس کے لیے کیا کروں گا، ریلیٹیو ڈینسٹی والا طریقہ استعمال کروں گا۔ جیسے مثال کے طور پر جال ڈالنے پر اوسطاً پکڑی گئی مچھلیوں کی تعداد جھیل میں موجود مچھلیوں کی کل تعداد کا کافی صحیح اندازہ دے سکتی ہے۔ یعنی آپ نے ایک مرتبہ جال ڈالا 10 مچھلی آئی، دوسری مرتبہ ڈالا 9 مچھلی آئی، پھر تیسری مرتبہ ڈالا 10 مچھلی آئی، پھر دوسری مرتبہ ڈالا 9 مچھلی آئی۔ تو اب آپ کیا کریں گے، اس کا مین ویلیو نکالیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنی تعداد ہو۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مچھلیوں کے اندر ہم کو بار بار 10 اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ان کا ایوریج ہو سکتا ہے کہ مچھلیوں کی جو تعداد ہے وہ 1,00,000 کے قریب ہو، اس لیے جب بھی ہم ڈالتے ہیں تو ہم کو 10 مچھلیاں کیا ہوتی ہیں، ہاتھ میں آتی ہے۔ یعنی وہاں پر ہو سکتا ہے کہ 1000 سے لے کے 10,000 تک مچھلیاں ہو، کیونکہ ہم جب بھی گل ڈال رہے ہیں تو ہم کو 10 مچھلیاں مل رہی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں۔ جیسا ہم پروبیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی پاپولیشن کے اندر 10 بال میں سے ایک بال کالا ہو، 10 بالوں میں سے ایک بال کالا ہو، تو اس پوری پاپولیشن میں 9 بال وائٹ ہو، تو اب آپ کے پاس پروبیبلٹی کیا ہو جائیں گی کہ آپ جتنے مرتبہ ہاتھ ڈالیں گے تو پاسبلٹی یہ ہے کہ 10 میں سے 9 بار آپ کے پاس کون سا بال آئے گا، وائٹ بال، اور 10 میں سے صرف ایک بار آپ کے پاس کون سا بال آئے گا، کالا بال آئے گا، بلیک بال آئے گا۔ اس سے آپ بولیں گے کہ یار 10 مرتبہ جب میں نے نکالا تو میرے پاس 9 وائٹ بال آئے، اور جب 10ویں مرتبہ میں نے ہاتھ ڈالا تو میرے پاس کیا ہو گیا، بلیک بال آ گیا۔ اس طرح سے آپ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پاپولیشن کیا ہو، 10 کی ہو۔ تو اس طرح سے آپ کیا کرتے ہیں، وہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اس وقت اندازہ کس چیز کا لگاتے ہیں، ریلیٹیو ڈینسٹی، جب پاپولیشن بہت زیادہ ہو۔ تو یہ جو میں نے مثال دی ہے اس میں پاپولیشن چھوٹی تھی، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہو اس لیے یہ بات بولا ہے۔ بغیر انہیں گنے ہوئے یا دیکھے ہوئے اکثر ہمیں آبادی کے سائز کا بالواسطہ اندازہ کیا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے قومی پارکوں اور شیروں کے تحفظی مقامات میں چیتے کا شمار اکثر ان کے پیروں کے نشان، پگ مارکس، اس کو کیا بولا جاتا ہے، پگز مارکس، اور ان کے فضلے کے ڈھیلوں کی گنتی پر منحصر ہے کہ ان کے جو فضلہ ہوتا ہے اس فضلے کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے کہ کتنے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فضلے وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اس فضلے کے کاؤنٹنگ کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں رہے گا کہ کہیں پر چیتا اور شیر دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی آؤ ہمارے گھر پہ نام لکھ کر جاؤ، تو ایسا وہاں پر پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے وہاں پر ہم کیا کریں گے، ہم وہاں پر ریلیٹیو ڈینسٹی کا کیا کریں گے، استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ آبادی کی نمو، پاپولیشن گروتھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ پاپولیشن گروتھ ہوتا کیا ہے؟ نہ کسی نوع کی آبادی کا سائز ایک ساکت پیمانہ نہیں ہے۔ کسی بھی نوع کی آبادی کا سائز ایک ساکت پیمانہ نہیں، یعنی اسٹیبل نہیں ہے، وہ ہمیشہ سیم نہیں رہے گا۔ غذا کی دستیابی، شکار کا اثر اور بدلتے موسم اور ایسے ہی کئی اسباب کی بنا پر یہ وقت کے لحاظ سے کیا ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل کھانے کو کم تھا تو کچھ کی ڈیتھ ہو گئی، شکار ہو گیا، ارتھکویک آ گیا، کچھ اور آ گیا تو اس کی وجہ سے پاپولیشن کیا ہو گئی، کم ہو گئی۔ کچھ زمانے میں غذا بہت زیادہ فراہم تھی، شکار کا ٹینشن نہیں تھا، کوئی ارتھکویک نہیں آیا، کوئی سونامی نہیں ہے، تو پاپولیشن کیا ہو گئی، بڑھ گئی۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آبادی کبھی بھی ساکت نہیں رہیں گی، ایک جیسی نہیں رہیں گی، وہ بدلتے رہیں گی حالات کے حساب سے۔ دراصل آبادی کی جو کثافت ہے، جو ڈینسٹی ہے، اس میں تبدیلیاں ہمیں بتاتی ہے کہ آبادی کن حالات سے دوچار ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں، پاپولیشن کے اندر کس طرح کے نقصان ہو رہے ہیں، پاپولیشن کے اندر کس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے، یہ ہم کو بار بار انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہاں حالات کس طرح کے ہونے والے، کس طرح کے حالات بدلنے والے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آیا اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، تو وہ بتائے گا کہ فار ایگزامپل اس میں اگر پاپولیشن میں کمی واقع ہو رہی ہے تو آپ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کورونا وائرس آ گیا،
हो सकता है कि यहाँ पर कोई और बीमारी है, हो सकता है कि यहाँ पर खाने के लिए जो चीजें वो अवेलेबल नहीं है, या पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है तो हो सकता है कि यार यहाँ पर सारी चीजें बहुत आसानी से अवेलेबल है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन। तो इस तरह से क्या होता है, हम उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे कुछ भी वजह हो, किसी मस्कन में किसी एक वक्त पर आबादी की कसाफत में 4 बुनियादी अमलियात में तब्दीली की वजह से उतार चढ़ाव होता रहता है। यानी ये जो तब्दीलियां होती रहती है उसके लिए 4 चीजें हैं जो बहुत जिम्मेदार है। उनमें से उन 4 चीजों में से 2 कौन है? एक है शरह पैदाइश और एक है आबादी में बाहर से हिजरत करके आने वाले। एक कौन है? शरह पैदाइश है, दूसरा बाहर से आने वाले। आबादी की कसाफत में इजाफे की जिम्मेदार है। और दीगर 2 जिसको हम कहते हैं देतरेत या फन्नायत या तर्के वतन यानी इमिग्रेशन या एमिग्रेशन इसको कहते हैं, इसमें कमी वाक़ई होने की क्या है? जिम्मेदार होती है। तो 2 चीजें हैं। एक चीजें क्या है? एक है नेटेलिटी, एक चीज क्या है? नेटेलिटी। और दूसरा चीज जो है वो क्या है कि दूसरा चीज है कि इमिग्रेशन यानी माइग्रेशन हम जिसको बोलते हैं ना, तो उसमें दूसरा क्या है? दूसरा मॉर्टेलिटी। दूसरा क्या है? मॉर्टेलिटी। और मॉर्टेलिटी के साथ उसके साथ दूसरा जो प्रोसेस होता है वो क्या है? एमिग्रेशन यानी निकल जाना। ठीक है, तो अब इनको बात को समझते हैं। तो अगर सबसे पहली बात करें किसी भी पैदाइश में, किसी भी आबादी में जो तब्दीली होती है, तो शरह पैदाइश फॉर एग्जांपल किसी दिए गए वक्त में पैदाइश की वो तादाद जो आबादी की इब्तिदाई कसाफत में जोड़ी जाती है, यानी पहले वहां पर 100 लोग थे, वहां पर और 10 का इजाफा हो गया तो अभी कितने हो गए? 110 हो गए। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि पैदाइश की तादाद में क्या हुआ? जो आबादी की इब्तिदाई कसाफत में क्या कर दिया आपने? जोड़ दिए। फिर फन्नायत यानी मॉर्टेलिटी, किसी दिए गए वक्त पर आबादी में अमवात की तादाद, फॉर एग्जांपल ये 100 थे, इसमें से 10 चले गए, अब वापस से यहाँ तादाद कितनी बता रहे हैं? 100। इसी तरह से आबादी के लिए आना यानी इमिग्रेशन, कुछ अलग जगह से निकल के किसी और जगह चले गए, उसी नू के अफराद का वो अदद जो दिए गए वक्त में किसी दूसरी जगह से आकर इस मस्कन में रहने लगे। फॉर एग्जांपल कोई एक प्लेस है और कोई दूसरा प्लेस है, यहां पर फॉर एग्जांपल यहाँ टाइगर है, यहाँ भी टाइगर है, यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर 5 टाइगर थे, यहाँ पर 10 टाइगर थे, ये 10 टाइगर यहाँ से निकल के यहाँ पर चले गए, तो अब यहाँ 5 हो गए और यहाँ पर क्या हो गए? 10 हो गए। यानी यहाँ पर पॉपुलेशन में क्या हो गई? कमी हो गई, यहाँ पॉपुलेशन में क्या हो गया? इजाफा हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पैदा तो नहीं हुए, बट अलबत्ता यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ इमिग्रेशन, एक प्लेस से निकल के दूसरे प्लेस पर आ गया, जिसकी वजह से जो आबादी की नमू थी उसमें क्या हो गया? इजाफा हो गया। फिर तर्के वतन करके जाना यानी इमिग्रेशन, किसी दिए गए वक्त में किसी आबादी के अफराद का वो अदद जो अपने मस्कन को छोड़कर कहीं चला जाए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ इमिग्रेशन और यहाँ पर हो गया एमिग्रेशन। ठीक है, सिर्फ आई और ई का फर्क है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जो नेटलिटी होती है उसकी वजह से पैदाइश होती है, मॉर्टेलिटी वो होती है जिसकी वजह से क्या होती है? मौत होती है, अफराद की कमी वाक़ई होती है, लॉस होते हैं, उसको हम कहते हैं मॉर्टेलिटी। ना अगर इसको थोड़ा सा इसके जरिए, इस इक्वेशन के जरिए, इस डायग्राम के जरिए हम अगर समझना चाहें तो हम ये कहते हैं कि आबादी की जो कसाफत है जिसको हम क्या कह रहे हैं? एन, इस आबादी की कसाफत में आबादी के लिए आने वाली यानी जो इमिग्रेट कर रहे हैं वो, और जो शरह पैदाइश है वो पॉजिटिव है, और जो फनाइयत है जिसकी क्या हो गई? मौत वाक़ई हो गई, और वो जो तर्के वतन करके आते हैं इमिग्रेशन, और तो वो क्या शो करते हैं? नेगेटिव। तो लिहाजा अगर हम आबादी की कसाफत को टी वक्त पर अगर बात करते हैं तो t+1 यानी वक्त के चेंज होने पर इसकी कसाफत क्या होगी। अगर हमको ये मालूम करना है कि पॉपुलेशन या आबादी की जो कसाफत है वो वक्त में तब्दीली के साथ क्या तब्दीली आएगी, तो उसके लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं n+t1 यानी चेंज इन पॉपुलेशन नंबर। और ये जो पॉपुलेशन नंबर था उससे पहले हम बात कर रहे हैं एनटी। एनटी का मतलब क्या होता है? इनिशियल वक्त, जब पॉपुलेशन के नंबर चेंज नहीं हुए, तो उसमें अब चेंज को हम किस तरह से काउंट करेंगे? तो हम कहेंगे बर्थ रेट और इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट और
एमिग्रेशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको हम समझने के लिए बहुत आसानी से इस इक्वेशन का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल करके हम उस पॉपुलेशन के अंदर t+1 यानी वक्त में होने वाली तब्दीली को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना बच्चों? मेरी एक क्लास अभी है, तो हम असर की नमाज के बाद फिर से ज्वाइन होंगे और आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो असर की नमाज पढ़ के 5:30 बजे सब लोग और ज्वाइन हो जाना इंशाल्लाह। हम ये पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोथ कर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे सवाल किए जाते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।